नमस्कार साथी। जैसे कि हमने बताया था कि जिस तरीके से पीएसआई और ऑप्शनल को हम क्रमवार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से भारत की राज्य व्यवस्था को हम क्रमवार तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और उस संदर्भ में मैंने पहला जो उनका किसी भी सेक्शन को शुरू करने से पहले उनका सिलेबस होता है, उस सिलेबस को हमने पूरा किया था। और उस सिलेबस में हमने बताया था कि हम क्रमवार तरीके से चलेंगे, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो पीसीएस के लिए हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल का कोई एग्जाम हो, या साथ में कोई भी किसी भी तरह की जनरल कम्पटीशन का एग्जाम हो। उसके लिए जो पॉलिटिक आपका सिलेबस है या उसके संदर्भ में जो आपको एक सम्मान ज्ञान होनी चाहिए, समझ विकसित होनी चाहिए, उसके संदर्भ में मैंने कोशिश करने की बात करी थी। तो उस संदर्भ में मैं पहला जो आपका भाग है या पहला जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक में या पहले भाग में हम आपको भारतीय राजनीति शास्त्र यानी भारत के राज्य व्यवस्था की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सबसे पहला भाग हम शुरू करेंगे। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आप देखेंगे, अगर जब आते हैं आप, तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है, यानी जिसको आप राजस्व और दीवानी कह सकते हो, ठीक है, दोनों अधिकार वो प्राप्त कर लेते हैं। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 ईस्वी में, बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। साथ में आप 1858 में देखते हैं कि सिपाही विद्रोह होती है। तो सिपाही विद्रोह के उपरांत आपको दिखाई देंगे कि ब्रिटिश की जो क्राउन है, ब्रिटिश जो क्राउन है, वो सारे अधिकार, चाहे वो प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, सारे अधिकार क्षेत्र अपने हाथों में ले लेंगे। और ये कह करके अपने हाथों में लेंगे क्योंकि उनको ये कहना पड़ेगा कि जो शासन व्यवस्थाएं सही तरीके से नहीं चल रही हैं, उस शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए सारे अधिकार हमें अपने क्षेत्र में लेना पड़ेगा। तो उसके बाद आप जानते हैं कि 1858 के बाद आपका कंपनी का शासन जो क्राउन्स के माध्यम से हुआ करती थी, अब वो कंपनी के शासन जो है ना शुरू होगी 1773 से लेकर के 1858 तक। तो 1773 से लेकर के 1858 में अगर आप देखें, समझ रहे हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि 1773 का सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेटिंग मतलब क्या? रेगुलेट करना मीन्स क्या है? नियंत्रण करना, ठीक है, कंट्रोल करना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जो विशेषताएं हैं वो हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण जो है और नियंत्रण और नियमन यानी कंट्रोल और रेगुलेशंस दोनों करने की कोशिश करी गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू आउट। दूसरी काम, जो कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त हो गए। उसके बाद तीसरी बात अगर करें तो केंद्रीय प्रशासन की नींव सबसे पहले आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू आउट दिखाई देंगे। जाहिर सी बात है। तो उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये तो आपके थे कि महत्व क्यों है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। अब विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम, समझ रहे हैं, बदलकर आपका बंगाल का गवर्नर जनरल यानी पहला गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल रख दिया जाएगा, है ना। गवर्नर का नाम बंगाल का गवर्नर का जनरल रख देगा और पहला गवर्नर जनरल जो बनेगा वो आपका वारेन हेस्टिंग्स बनेंगे। ये याद रखने वाली बात है। दूसरी बात अगर आप करें, मद्रास, बम्बई और बंगाल के गवर्नर जनरल जो हैं वो उसके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि अब बंगाल के गवर्नर का जो गवर्नर जनरल का जो नाम है वो अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन अब क्या कर देंगे, मद्रास, बम्बई और बंगाल के गवर्नर जनरल दोनों, मद्रास और बम्बई को जो है बंगाल के गवर्नर के अंदर यानी बंगाल के अधीन कर देंगे। और 1774 में इसी संदर्भ में उच्चतम कोर्ट की स्थापना होगी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना होगी और निजी व्यापार और व्यापारियों से जो रिश्वत लेने की परंपरा रही है उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो चार मूल रूप से आपकी विशेषताएं हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। जाहिर सी बात है 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट अपने आप में संपन्न नहीं है, उसमें कुछ कमियां भी होगी। तो इसी संदर्भ में 1774 में अगली कड़ी में आपको पिट्स इंडिया एक्ट देखा जाएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां हैं उसको दूर करने के लिए लाया जाएगा। इसकी विशेषताएं की बात करें तो इसकी विशेषताएं, पहला क्या करेगा, कंपनी राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य के अलावा मतलब जो को अलग अलग कर देंगे, यानी कंपनी जो है राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अब अलग अलग कर देंगे। और साथ में द्वैत शासन व्यवस्था की भी स्थापना करी जाएगी 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसी संदर्भ में अगला कड़ी जो होगा वो 1833 के चार्टर अधिनियम होंगे। तो 1833 के चार्टर अधिनियम जो है वो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण के दिशा में एक नया कदम होगा या पहला निर्णायक कदम कह सकते हो आप उसे। विशेषताएं देखिए अगर उसकी खासियत क्या रही हैं, तो बंगाल के गवर्नर जनरल, है ना, अन्य भारत के गवर्नर जनरल, समझ रहे, अब वो भारत के गवर्नर जनरल बन जाएंगे।
यानी बंगाल के गवर्नर जनरल अब वो भारत के गवर्नर जनरल बन जाएंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक इकाई के रूप में अब आ जाएगी। अब बंगाल के यानी आप अगर 1833 की अगर आप विशेषता की बात करें चार्टर अधिनियम की, तो बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल बन जाएंगे और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी एक विस्तृत प्रशासनिक निकाय बन जाएगी। साथ में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए पहली बार खुली प्रतियोगिता की बात करी जाएगी अगर आप इसकी बात करें तो साथ में आप देखेंगे कि इसी क्रम में सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद आप 1784 का जो है पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद आप 1833 के जो है चार्टर अधिनियम की बात करते हैं, फिर 1853 का चार्टर अधिनियम की बात करते हैं। जो 1833 के बाद 1853 की चार्टर अधिनियम है उसकी विशेषता कुछ इस तरीके से होगी कि गवर्नर जनरल के परिषद को विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिया जाएगा। यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद हैं उसके विधायी कार्य अलग कर दिए जाएंगे और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए जाएंगे और सिविल सेवाओं की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उसमें खुली छूट मिलेगी। और इसी संदर्भ में मैकाले समिति की तो ऐसा पूछता है कि सिविल सेवाओं की जो प्रतियोगिता है वो उसकी किस समिति से जुड़े हुए हैं, तो उसमें कई सारे नाम दे देंगे, हेस्टिंग्स समिति, मैकाले समिति, है ना। तो आप मैकाले समिति का ये सही आंसर होगा। और उसके बाद प्रथम बार केंद्रीय परिषद में आप देखेंगे कि स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। अब आप देखेंगे कि ताज का शासन आप देखते हैं कि 1853 के जो चार्टर अधिनियम है उसके बाद आपको दिखाई देगा कि 1857 में पहली स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन या सिपाही विद्रोह होती है और उस संदर्भ में जो एक तरीके से कह सकते हैं आप कि ब्रिटिश जो क्राउन्स होती हैं वो परेशान हो जाती हैं और वो परेशान होने के बाद आप नए अफोर्ड लेने की कोशिश करते हैं और उस संदर्भ में वो प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक सारी निकाय जो है अपने पे अपना हक जमाने की कोशिश करते हैं, अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में आपका ताज का शासन आ जाएगा। इस समय तक अभी तक 1833 के अधिनियम तक आप देखेंगे कि कंपनियों का शासन है भारत में। अब जो है ताज के शासन यानी क्राउन जो है ना सर्वे सर्वा उनके ऑनर हो जाएंगे भारत में जो नागरिक हैं उसके। उसके बाद आप देखेंगे 1858 से लेकर के 1947 यानी भारत की आज़ादी तक आपके ताज के शासन रहेंगे। तो 1858 की बात करें तो भारत शासन अधिनियम सबसे पहले बात होंगे। भारत शासन अधिनियम नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भारत की शासन व्यवस्था कैसे संचालित होनी है, कैसे चलानी है, इस संदर्भ में वो होगी। तो 1857 के विद्रोह के बाद भारत का पहला शासक को अच्छा बनाने वाला आप अधिनियम उसे कह सकते हैं। साथ में उसकी विशेषताएं अगर आप देखें तो भारत का शासन सीधे क्या हो जाएगी, महारानी के हाथों में सौंप दी जाएगी। उसके बाद आप नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट समाप्त कर द्वैध शासन व्यवस्था को भी समाप्त कर दी जाएगी और साथ में नए पद भारत के सचिव का सृजन करा जाएगा, जिसको आप आज की डेट में आप सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट आप कह सकते हैं, है ना। तो उस तरीके के सचिव का नियमन करा जाएगा, है ना, जो एक नियमित इकाई होगा और भारत एवं ब्रिटेन में दोनों जगह उसको मुकदमा चलाने का अधिकार मिलेगा। मीन्स अगर भारत में किसी भी भारतीय नागरिक के संदर्भ में अगर ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश क्राउन को अगर ये लगते हैं कि इन्होंने किसी तरह का अपराध किया हुआ है तो भारत में तो उसके लिए मुकदमा चलाए ही जाएंगे, साथ में ब्रिटेन में, इंग्लैंड में भी उसके लिए मुकदमा चलाए जा सकते हैं, वो उनको अधिकार मिले हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो है ना आपके भारत परिषद अधिनियम आते रहेंगे 1861 में, 1892 में और 1919 में, है ना। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात अगर आप करें तो 1857 के महान क्रांति, जिसको आप स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन कह सकते हैं, के बाद ब्रिटिश सरकार क्या करेगा, भारतीयों की सहयोग प्राप्ति के लिए, मतलब अगर उन्हें भारत में अपना अधिकार बनाए रखना है तो भारत की सहयोग प्राप्ति के लिए कुछ जो है नए तरह के प्रलोभन देने की कोशिश करेंगे। और इसी संदर्भ में क्या करेंगे, पहले कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत करेंगे कि हम जो कानून बनाएंगे भारतीयों के लिए उसमें भारतीय प्रतिनिधि भी होंगे। साथ में आप देखेंगे कि भारतीय प्रतिनिधि में आप देखेंगे कि पहली बार जो कोशिश होगी वो बनारस के राजा, पटियाला के राजा और एक दिनकर राव होंगे, उनको पहली बार जो है प्रतिनिधि के तौर पे शामिल करेंगे। दूसरी बात, बम्बई और आप देखेंगे कि बम्बई और की उसकी विकेंद्रीकरण, बम्बई की और
जो बंगाल की जो बातें हैं विधायी शक्ति पुनः देकर उसे क्या करेंगे, विकेंद्रीकरण की शुरुआत करेंगे, साथ डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत करेंगी, साथ में किसी तरह के आपातकाल में वायसराय को शक्ति दी जाएगी कि काउंसिल की अनुमति के अध्यादेश लाने की जो है उसको शक्ति, मतलब बिना काउंसिल की अनुमति के अध्यादेश लाने की उनको शक्ति मिलेगी। 1892 के अधिनियम की आप बात करें तो 1892 के अधिनियम की विशेषता कुछ इस तरीके से होगी, केंद्रीय और प्रांतों के विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का संख्या बढ़ेगा। साथ में आप देखेंगे विधान परिषद के कार्य एवं बजट और कार्यपालिका बहस पर चर्चा करने के लिए उनको अनुमति मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 1857 के बाद उन्हें चूंकि इस बात की भान लग गई है कि अगर भारत में शासन व्यवस्था पे पकड़ बनाए रखनी है तो भारतीयों को प्रतिनिधित्व का प्रलोभन दो कि तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे लिए हम कर रहे हैं कोशिश। तो इस तरीके से 1892 में भी कोशिश होगी, विधान परिषद के कार्य और बजट पर बहस करने की अधिकार भी मिलेगी। 1909 के अधिनियम जिसे आप मार्लेमेंटो भी बोलते हैं, तो मार्लेमेंटो दो नाम है वस्तुतः, ठीक है। मार्ले को आप सचिव बोलते हैं जो भारत में सचिव होते हैं, और मिंटो जो है भारत में वाइसराय होते हैं ब्रिटेन के। तो केंद्रीय और विधान परिषद का आकार जो है 1660 कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत जरूर रहेंगे, लेकिन साथ में प्रांतीय बहुमत की भी, प्रांतीय गैर सरकारी बहुमत की भी अनुमति दी जाएगी प्रांत में, ठीक है। केंद्र में जो सरकारी बहुमत रहेगी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रहेंगे, लेकिन केंद्र में जो गैर सरकारी प्रांतीय बहुमत है उसको भी अनुमति मिलेगी। और इसके फलस्वरूप पहली बार सत्येंद्र नाथ बोस को जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा को आपको वायसराय के कार्यपालिका के रूप में जो है गठित किया जाएगा। आप पृथक निर्वाचन के आधार पे मुस्लिम का चयन किया जाएगा। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे आप चेम्सफोर्ड मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, तो ठीक उसी तरीके से मॉन्टेगू जो है वो सचिव होंगे और जो चेम्सफोर्ड होंगे वो वायसराय होंगे भारत में। तो इसकी जो विशेषता होगी कुछ इस तरीके से होगी, केंद्र और प्रांत को सूची, मतलब केंद्र और प्रांत की सूची अलग अलग कर दी जाएगी, ठीक है। और साथ में प्रांत को अपने विषय पर कानून बनाने का अधिकार भी दे दिया जाएगा। दूसरी बात अगर करें तो इस अधिनियम में देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, तो ये अब अगर यूपीएससी की प्रीलिम्स की बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की प्रारंभ ब्रिटिश भारत में सबसे पहले कब शुरुआत हुई। तो आप देखोगे कि 1919 के जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार है उसके तहत ये करी जा रही है, और राज्यसभा लोकसभा का भी गठन की बात चली जा रही है। तो इसके बाद क्या करेगा, संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार की बात करे जाएंगे। 1926 में लंदन में एक लोकसभा आयोग की गठन की जाएगी, और केंद्रीय बजट और राज्य बजट की भी बात करी जाएगी। साइमन आयोग 1927 में आएंगे, 1930 में उनकी रिपोर्ट होगी। और साथ में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए 1927 में आप देखेंगे कि आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिशर्स होंगे। तो जाहिर सी बात है कि भारत के जो जितने दल हैं वो सभी उसका विरोध करेंगे इस मसले पे कि जो साइमन आयोग है, साइमन आयोग में भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं है। साथ में आप देखेंगे इसके प्रस्ताव के बारे में, तो प्रस्ताव क्या है, शासन प्रणाली को बेहतर बनाना, राज्यों में सरकार का विस्तार करना, और साथ में आप देखेंगे ब्रिटिश संघ की स्थापना करना, द्वैध शासन प्रणाली को अपनाना, और समिति की सिफारिश को संशोधन करने के साथ साथ स्वीकार भी करना। तो ये आप देखेंगे। उसके बाद सांप्रदायिक आयोग अवार्ड की बात होगी जो रैमजे मैकडोनाल्ड लाएंगे, और अगस्त 1932 में उनका ये होगा। और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की भी बात करेंगे। तो आप साथ में देखेंगे दलितों के अलग अलग निर्वाचन से गांधी जी जो है जब सांप्रदायिक सांप्रदायिक अवार्ड की बात करे जाएंगे तो गांधी जी उससे बहुत व्यथित होंगे, और दलितों के अलग निर्वाचन से गांधी जी का ये मानना होगा कि अगर दलितों का कल्याण होना है तो वो सवर्णों के साथ रह करके कल्याण होना है, न कि दलितों का अलग प्रतिनिधित्व या अलग मत का अधिकार दे करके उसका कल्याण होना है। अंततः कांग्रेस जनता और दलित के बीच समझौता होगा जिसे आप पूना समझौता के नाम पे जानेंगे, और साथ में भारत के शासन अधिनियम। तो इसके बाद संयुक्त हिंदू निर्वाचन बनाए रखेगा। तो ये आपका उसमें थोड़ी सी कुछ टॉपिक बची रह गई हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे क्रमवार तरीके से। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए।